हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम देखेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री। क्लास 10 की केमिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सजातीय श्रेणियां, देन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। कार्बनिक रसायन के जो यौगिक हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें हम जो क्रियात्मक समूह क्या होता है यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया है, किताबी लैंग्वेज जो है, किसी परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है उसे हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कह रहे हैं एक बार सुने, किसी परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, यानी कोई परमाणु होगा, परमाणुओं का समूह होगा, वह जो कार्बनिक यौगिकों का एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये तो किताबी लैंग्वेज है, मगर समझे ये क्रियात्मक समूह होता क्या है। जैसे ऐसा ग्रुप, मेरा लैंग्वेज सुने आप लोग, ऐसा ग्रुप जो किसी कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। एक बार और सुने, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, यानी कोई भी परमाणु हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, ऐसा समूह जो कार्बनिक रसायन जो है, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक जो है उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। किसके? उसके रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण उसके द्वारा होता है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे हम ले लिए CH3OH, यहाँ पे ले लिए C2H5OH, यहाँ पर हम ले लिए CH3Br। अच्छा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखें तो ये जो है यानी कि अल्कोहल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे एक और हम लिख देते हैं। सपोज मान लो ले लिए C2H5CHO, ठीक। इसके पहले हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं CH3COCH3। देखें होता क्या है, ये जो है OH, ये दोनों चीजें सेम है, ये एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है। किसी भी एल्किल से ये OH है क्रियात्मक समूह। OH क्या है? क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसी के अकॉर्डिंग उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्धारण होता है, ठीक। तो यहाँ पे OH है, इसके आधार पर जैसे कि मेथिल है, ठीक। ये यदि मेथिल हो गया तो मेथिल से क्या जुड़ा है? OH ग्रुप। तो ये बताएगा कि ये अल्कोहल है, ये OH ग्रुप को हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, यानी कि अल्कोहल होता है। तो ये मेथनॉल हो गया इसका नाम, और ये OH है, ये भी C2H5 से जुड़ा, ये भी अल्कोहल है, तो एथेनॉल हो गया। तो इसी के OH ग्रुप, यही क्रियात्मक समूह, इसी के आधार पर इसका गुण निर्धारित किया जाता है कार्बनिक रसायन का। समझ रहे हैं? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे रसायन क्रियात्मक समूह क्या होता है तो बस ये आप लोग जवाब देंगे
कि वह ग्रुप या वह परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्लियर? इस तरह ये जो है यही निर्धारण करता है कि इसका नेचर कैसा होगा। अब समझे, यहाँ पे भी CH3 हम ले लिए हैं, CH3, और ये एक क्रियात्मक समूह है। देखें यहाँ पे, एक बार बिठा देते हैं, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बिठा देते हैं। देखिए ये हो गया आपका CH3 और यहाँ से CHO, ये CHO है क्रियात्मक समूह है। इससे क्या जुड़ा है? CH3 जैसे यहाँ पे जुड़ा था वैसे यहाँ पे भी जुड़ा है। ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? अल है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड होता है, तो इसी के आधार पर इसका गुण निर्धारित होता है। तो इसी नाते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्लियर? तो ये जब इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है CH3 C11OH। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, जो ये है, समझ रहा है? तो यही क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक कोई भी यौगिक होगा उसमें जो इसका क्रियात्मक कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन? ये है। इसी क्रियात्मक समूह के आधार पर उस कार्बनिक यौगिक का क्या होगा? रासायनिक गुण निर्धारित होगा, बताया जाएगा उसके रासायनिक गुण। ये क्या है और ये क्या है, दोनों में अंतर क्या है? ये इसका अंतर है, ये ग्रुप का अंतर है, यानी क्रियात्मक समूह का अंतर है। यहाँ पे ये एल्कोहल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? ये एल्कोहल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? आपका एल्डिहाइड हो गया। तो ऐसे ही है, कीटोन हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, इसी तरीके। तो क्रियात्मक समूह समझ गए होंगे, कोई भी पूछे आसान लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। क्लियर? चले, तो एग्जांपल के तौर पे लिख लें आप लोग यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह, जैसे CH3 हो गया OH, ठीक, ये क्रियात्मक समूह हो गया। CH3 COH, यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक। और लिख लें आप यहाँ पे C11OH, यहाँ पे CH3, ये क्रियात्मक समूह हो गया आपका, ठीक। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं CH3 C11O CH3, यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह हो गया। तो ये सब क्रियात्मक समूह है। ये हो गया आपका एल्कोहल, एल्कोहल हो गया, ये हो गया आपका एल्डिहाइड हो गया, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक, ये हो गया आपका कीटोन। ये सब क्रियात्मक समूह हम जब आपको पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर तो उसमें ये सारों का डिस्कस किया जाएगा। आप समझ गए होंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है। चलें अब हम लोग देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी, इसको नोट डाउन करें। तो हम देखें अब सजातीय श्रेणियां या सजातीय श्रेणी क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम होमोलॉगस श्रेणी। क्या नाम देते हैं? होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें क्या होती है सजातीय श्रेणियां। जब कार्बनिक यौगिकों जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है को उनके बढ़ते अथवा घटते अनुभार के क्रम में रखा जाता है, तब एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। कह रहा है ये कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में क्या हो, समान क्रियात्मक समूह जुड़े हो, यानी जो उससे क्रियात्मक समूह जुड़ा क्या हो, समान हो, बढ़ते क्रम में हो अनुभार के या घटते क्रम में हो।
ठीक ना। ऐसी श्रेणियां यदि हमको प्राप्त होती है तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार और सुने, जब कार्बनिक यौगिक यानी कोई कार्बनिक यौगिक होगा जिनमें समान क्रियात्मक समूह, अभी बताएं क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह यानी कि एक ही तरह का क्रियात्मक समूह होगा तो उनके बढ़ते बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में, इसके अणुभार के क्रम में, अणुभार समझते हैं ना आप लोग, अणुभार के क्रम में रखा जाता है तब एक श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है मगर समान प्रकार के क्रियात्मक समूह होना चाहिए, उसके अणुभार के बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, ऐसे यदि क्रम है कार्बनिक यौगिकों का तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं क्रियात्मक यानी कि होमोलॉगस सीरीज या सजातीय सीरीज। सजातीय मतलब एक समान सीरीज और कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो एक ही तरह का हो उसे हम सजातीय श्रेणियां करते हैं। देखें यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे CH4 है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ये क्या हो गया ब्यूटेन है, इसको बोलते हैं मेथेन। ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपेन और ये हो गया आपका ब्यूटेन। क्लियर? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चार हो गए। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एक तरह का सजातीय श्रेणी है, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा है फिर भी एक श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का देखें n इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1 यानी कि एक कार्बन है, n इक्वल टू 2 यानी कि दो कार्बन है, n इक्वल टू 3 यानी 3 कार्बन है और n इक्वल टू 4 यानी कि 4 कार्बन C4 है, C4H10। तो देखिए नंबर ऑफ जो कार्बन है बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, एक श्रेणी बन गई, ठीक ना। ऐसी श्रेणियां कोई हम बोलते हैं सजातीय श्रेणियां। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसी श्रेणियां को बोलते हैं सजातीय श्रेणियां यानी कि अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में, अणुभार इसका बढ़ रहा है, अणुभार के क्रम में लिखा गया है, देखें उनके बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में, ऊपर से देखेंगे अणुभार इसका बढ़ेगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा बढ़ते हुए क्रम में और नीचे से देखेंगे तो घटता हुआ क्रम में। तो बढ़ते और घटते क्रम में जो हमको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है सजातीय श्रेणी। यदि इसमें हम क्रियात्मक समूह नहीं लगाएंगे, यदि लगा देते हैं क्रियात्मक समूह तो क्रियात्मक समूह एक समान लगाना है, हमको कह रहे हैं यहाँ पे जिनमें समान क्रियात्मक समूह लगाने हैं। तो समान क्रियात्मक समूह कैसे हम लगा सकते हैं, इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे यानी CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे OH जोड़ देंगे, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो OH जोड़ देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, एक OH जोड़ देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे OH जोड़ देंगे। ये समान क्रियात्मक समूह है, ठीक ना। ये समान क्रियात्मक समूह है, इसको भी हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी बोलेंगे, होमोलॉगस श्रेणी, क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH है, OH क्या है क्रियात्मक समूह है और ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक ना। ये है OH। इस तरीके से ये भी क्या है एक सजातीय श्रेणी है। आप ये एग्जांपल लिख लें इसका। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं। तो आप हेडिंग डालिए, इसके लिखने के बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लें, लिख लें अच्छे से। अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखें सजातीय श्रेणी की विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं लिखें, सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं लिखें, सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं लिखना पड़ेगा मुझे, बोल देते हैं विशेषताएं लिख लें। सजातीय श्रेणी समझ में आ गया आपको, लिखें लिखें किसी एक सजातीय श्रेणी के, किसी एक सजातीय श्रेणी के, हेडिंग क्या है सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं या विशेषताएं, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं।
कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, विशेषताएं डाल लें। तो लिखिए उसमें पहला पॉइंट, किसी एक सजातीय श्रेणी के दो सदस्यों के बीच, यानी कैसे क्रमागत होंगे, एक सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सौदय CH2 परमाणुओं का अंतर होता है। सौदय CH2 परमाणुओं का अंतर होता है। सौदय CH2 परमाणुओं का अंतर होता है, ऐसे लिखेंगे, CH2 परमाणुओं का अंतर, CH2 परमाणुओं का अंतर होता है। इसके कहने का मतलब यह है कि दो श्रेणियां हैं, समजातीय श्रेणियां, और क्रमगत क्या है, क्रमगत है। क्रमगत यानी कि एक के बाद एक है, जैसे ये है, इनके दोनों के बीच में, सपोज मान लें इन दोनों का हम यदि अंतर लें तो दोनों में CH2 का अंतर आएगा। अंतर मतलब घटा देंगे। देख लें, यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे ये चीजें क्यों ऐसा हुआ, लिख लें। मान लें कि ये दो ले लिए क्रमागत, एक के बाद एक का मतलब क्रमागत हो गया, तो C3H7OH, और इसके नीचे इसको लिखते हैं, घटाना है हमको, तो CH2H5 है, H5 और OH। इसमें से अंतर कर देंगे दोनों का, इससे ये कट जाएगा, और 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे है, तो 2 बच जाएगा, 2H, और 3 में से 2 जाएगा 1C, तो CH2 हमको प्राप्त हो गया। देख रहे हैं, इस तरीके से यही कह रहा है कि विशेषता है इसकी होमोलॉगस सीरीज की, कि दो क्रमागत कार्बनिक रसायन हैं, सजातीय श्रेणी है, तो उसमें क्या होगा, CH2 का अंतर आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अगला देखें, अगला लिखें, दूसरा लिखें, किसी एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित क्रियात्मक समूह होता है। अतः सदस्यों के रासायनिक गुणों में समानता होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सजातीय श्रेणियां हैं, यानी होमोलॉगस सीरीज है, इसके और इसके गुण में, यानी कि जो रासायनिक गुण होगा अंतर होगा। क्यों होगा, समान क्रियात्मक समूह होने की वजह से इन लोगों के रासायनिक गुणों में अंतर होता है। चलो एक और लिख लें पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अणु भार बढ़ने के साथ साथ यानी जैसे सजातीय श्रेणियों का अणु भार बढ़ेगा, अणु भार बढ़ने के साथ साथ सजातों की क्रियाशीलता कम होती है। अणु भार जैसे बढ़ेगा वैसे इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटता चला जाएगा, क्योंकि बड़ा अणु भार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एक और अंतर लिख लें, नेक्स्ट, सजातु श्रेणी में परमाणु भार में 14 का अंतर होता है। दो क्रमागत परमाणु भारों में सजातु श्रेणी में 14 का अंतर होता है। जैसे देख लें, CH3 ऐसे लिख लें, C2H5 और C3H7, C3H7 C2H5। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 7 है
और यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे है 14, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यहाँ पे कितना हो गया, 3 है, तो इसका कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 36, और इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 12 दूना 24, 24 हो गया, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 3 में से 1, 12, 12 ये प्लस ये 2, कितने हो गए, 14, 12 प्लस 14, 2 14। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों के परमाणु भार में अंतर। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, टोटल आपका कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 6 बार ऐसे होता है, तो 12 के 36 प्लस 7, कितना हो जाएगा, 36 प्लस 7 हो जाएगा आपका 6 6 12 13 के 3 और 3 1 4 43, और यहाँ पे हो गया आपका 12 दूना 24, 24 प्लस 5, तो 7 5 4 9 और 2, तो इसमें से घटाएंगे आप, यहां से कैरी जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, तो 13 में से 9 जाएगा, तो 9 4 13, 4 बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो इस तरीके से 14 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है, 14 का अंतर आता है। यानी कि दो समजात श्रेणियां के बीच में, क्रमगत श्रेणियां के बीच में 14 का अंतर आता है, परमाणु भार में 14 का अंतर आता है। क्लियर, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़े सजातीय श्रेणियां। क्लियर, चलें आज हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले टर्म जो होगा नॉमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे, उसके लिए टाइमिंग चाहिए अच्छे से, और अच्छे से आप लोग देखेंगे वीडियो को, और आएंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, और डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर पे, नॉमेनक्लेचर कराएंगे, नाम कैसे कार्बनिक रसायन में लिखा जाता है, अगले टर्म पे। ठीक, धन्यवाद।